नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज हम इस सीरीज की पार्ट 1 पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका भौतिक पर्यावरण, जबकि दूसरा आपका है जैविक पर्यावरण। तो याद रखेंगे, पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका है भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। तो अब हम लोग भौतिक पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जलमंडल, वायुमंडल एवं स्थलमंडल। ठीक है, याद रखेंगे कि भौतिक पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका जलमंडल, दूसरा है आपका वायुमंडल और तीसरा है आपका स्थलमंडल। अब यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि पर्यावरण के 2 भाग होते हैं, एक होता है भौतिक पर्यावरण और एक होता है जैविक पर्यावरण। तो अब जैविक पर्यावरण पर डिस्कस करते हैं। तो जैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो जैविक पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका वनस्पति पर्यावरण, जबकि दूसरा है जंतु पर्यावरण। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संघटकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पर्यावरण के जो संघटक हैं यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं, तो उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपका अजैविक संघटक, फिर है आपका जैविक संघटक और उसके बाद में है ऊर्जा संघटक। तो पर्यावरण के संघटकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। अब अजैविक जो संघटक है, इसके अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया गया है। तो स्थल, वायु एवं जल। तो स्थल, वायु एवं जल ये सभी जो है ये अजैविक संघटक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैविक संघटक के अंतर्गत किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो जैविक संघटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, मनुष्य एवं जंतु इन सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऊर्जा संघटक के अंतर्गत किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, पर्यावरण के जो संघटक हैं उसके 3 भाग हैं, अजैविक संघटक, जैविक संघटक और ऊर्जा संघटक। अब अजैविक संघटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, स्थल, वायु एवं जल। जैविक संघटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे, मनुष्य एवं जंतु। और ऊर्जा संघटक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, जल मंडल का अध्ययन करते हैं, स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं और जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। तो मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो 2 प्रकार से प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का मनुष्य पर। एक होता है प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। अब आने वाले जो सेशंस होंगे, आने वाली जो क्लासेस होंगे, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है। फिलहाल यहां पर आप याद रखें कि 2 प्रकार से मनुष्यों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था। तो सही आंसर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ये आपका ब्राजील में स्थित है। कहां स्थित है, ब्राजील में स्थित है। और ब्राजील जो है ये किस महाद्वीप में है। तो याद रखेंगे, ब्राजील जो है ये आता है दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील कहां पे आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और वर्ष 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन यहीं पे किया गया, रियो डी जेनेरियो पे। ये जो दक्षिण अमेरिका है ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो आपको पता है कि वो मासिनराम है जो कि मेघालय में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होती है और विश्व में जो सर्वाधिक वर्षावन है वो इसी महाद्वीप में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है वर्ष 1972। वर्ष 1972 में जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है वर्ष 1985। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका भी उत्तर है वर्ष 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1986। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो वर्ष 1986 में पारित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1987। भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण है तो इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके पहले भी, तो इसको जरूर याद रखेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? तो इससे पहले भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वर्ष 1972 में, तो इस सम्मेलन के आयोजन के बाद भारत में जो पर्यावरण संरक्षण है तो उसको अधिक महत्व जो है वो प्रदान किया जाने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अनुच्छेद 48A को कब जोड़ा गया था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है यह अनुच्छेद, तो इसको जोड़ा गया था वर्ष 1976 में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? सही आंसर है वर्ष 1974। और दो मुख्य जो है प्रमुख जल प्रदूषक की अगर हम लोग बात करें तो उनमें एक होता है आपका आर्सेनिक और दूसरा होता है फ्लोराइड। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड ये दो प्रमुख जल प्रदूषक हैं जो कि जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो जल प्रदूषण जो नियंत्रण अधिनियम है, अगर ये पूछा जाए कब पारित किया गया था तो आप याद रखेंगे कि यह पारित किया गया था वर्ष 1974 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है वो भारत में कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1981। वर्ष 1981 में वायु प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1980। भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम है तो इसको वर्ष 1980 में पारित किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2002। भारत में जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है तो यह वर्ष 2002 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में राष्ट्रीय जल नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2002। भारत में राष्ट्रीय जल नीति की जो शुरुआत है वो भी वर्ष 2002 में की गई थी। और अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर है वर्ष 2004। जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर है वर्ष 1972। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1974। अब देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 1972 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया गया था वर्ष 1974 में। तो घोषणा हुई थी वर्ष 1972 में और पहली बार मनाया कब गया था? वर्ष 1974 में। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ष 2019 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो उसकी थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण। ठीक है।
और अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजक देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है चीन। जी हाँ, जरूर याद रखेंगे कि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो आयोजक देश था वो चीन था। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है? सही आंसर है नैरोबी। नैरोबी जो है केन्या में है, केन्या की राजधानी है नैरोबी और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र कहां स्थित है? सही आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में, तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र, तो ये स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां स्थित है, तो आप याद रखोगे इस प्रश्न का सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर है चेन्नई और ये तमिलनाडु में स्थित है। अब देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, यहां पे पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, यहां पे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन केंद्र, तो दोनों देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो अलग अलग होता है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र की अगर बात करेंगे तो वो अहमदाबाद में है और पर्यावरण अध्ययन केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो वो चेन्नई में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सही आंसर है भारत। जी हाँ, भारत वह पहला देश है जिसने पर्यावरण संरक्षण को अपने संविधान में शामिल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है मिजोरम। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य, तो टोटल वनों की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। और यहां पे भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य पूछा जा रहा है, यानी कि परसेंटेज की बात पूछी जा रही है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का जो मुख्यालय है ये देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय जो वन प्रबंधन संस्थान है ये भोपाल में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो वनों से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो मोस्टली देहरादून में स्थित हैं, लेकिन जो वन प्रबंधन संस्थान है ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि भोपाल में स्थित है। तो बाकी वनों से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं वो सभी देहरादून में स्थित हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे इसको कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? सही आंसर है बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है ये कहां स्थित है? बेंगलुरु स्थित है कर्नाटक में। भारत का बगीचा बोला जाता है बेंगलुरु को, और इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, स्पेस सिटी भी बोलते हैं, तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पेड़ बचाओ आंदोलन की शुरुआत है, तो सबसे पहला जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था राजस्थान में, और इसको विश्नोई जो जाति है, जो जनजाति है, इसने शुरू किया था। खेजड़ी नामक गांव है राजस्थान में जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पे खेजड़ी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सीटेट एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस जो आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन, काफी जो है ये प्रसिद्ध हुआ चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, और चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड के चमोली जिले से है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है कि एपिको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो एपिको आंदोलन का जनक कहा जाता है पांडुरंग हेगड़े को, और चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और एपिको आंदोलन का संबंध जो है ये कर्नाटक से है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है?
सही उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल जिले के रामनगर में, और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1936 में, 1936 में। और जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी तो उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? सही आंसर है 16%। विश्व के 16% भाग पर वनों का विस्तार है। और विश्व में सर्वाधिक वनों वाला जो देश है वो है रूस, और विश्व के सर्वाधिक वनों वाले देश में भारत का 10वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये लोकटक झील पर स्थित है। कौन सी झील पर स्थित है? याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील। और अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य है मणिपुर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि सर्वाधिक जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और इस वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जो वन्य जीव विहार हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे वो अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2020 में भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है ये घोषित किया गया है इंदौर को, और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। हर वीडियो के लास्ट में हम लोग एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य। तो इसी सेशन में इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। ठीक है, मैंने इसका उत्तर आपको बताया हुआ है आज के सेशन में, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है। कल के सेशन में हम लोग इसका सही आंसर जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।